Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Inside Scoop. We bring you another very exciting episode before the weekend begins. जहाँ हम बात करेंगे about one of the world's best performing stock markets, business news, economic developments और financial concepts, right? तो आजकल के दौर में लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग कि इन्वेस्ट किस तरह करना है, ये अंडरस्टैंड करना कि आपके इर्द गिर्द हो क्या रहा है और ग्लोबली क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली, जियोपॉलिटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सारी कनेक्टेड हैं और यही मकसद है इनसाइड स्कूप का। तो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट द इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट आवर फ्राइडे विद वेरी गुड एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट। S&P ग्लोबल ने पाकिस्तान का सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दिया है फ्रॉम CCC+ टू B- विद अ स्टेबल आउटलुक। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अब पाकिस्तान को देख लें लेस रिस्की देन बिफोर थैंक्स टू स्टेबलाइजेशन फ्रॉम द IMF प्रोग्राम एंड बेटर एक्सटर्नल रिजर्व्स। S&P कह रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी, स्ट्रॉन्गर रेवेन्यू एफर्ट्स और कंटिन्यूड ऑफिशियल फाइनेंसिंग से फिस्कल पोजीशन और डेट लेवल स्टेबल रहेंगे। वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 12 महीने तक पाकिस्तान अपने कमर्शियल क्रेडिट लाइंस रोल ओवर कर लेगा इजीली। इस रेटिंग अपग्रेड का करंट इम्पैक्ट हम देख सकते हैं अपनी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में। पाकिस्तान के 2051 बॉन्ड्स रैलीड gaining 1.6 cents while 2031-2036 बॉन्ड्स भी ऊपर गए। ये रिफ्लेक्ट करता है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए ये बुलिश सिग्नल है। कॉन्फिडेंस बढ़ने से फॉरेन इनफ्लोज आ सकते हैं, PSX रैली कर सकता है, स्पेशली बैंक सेक्टर, डेट हैवी सेक्टर्स और एक्सपोर्टर्स। रुपी भी स्टेबलाइज हो सकता है और ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव बनने का चांस है। ये अपग्रेड पाकिस्तान के लिए एक नया नैरेटिव क्रिएट करता है। चीज़ें आर टर्निंग अराउंड, एक नया कॉर्नर टर्न कर रही हैं और अगर रिफॉर्म्स और IMF एंगेजमेंट कंटिन्यू रहा तो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इंप्रूव हो सकता है आने वाले महीनों में। एक ऐसा हफ्ता जो फिल्ड है विद ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट। कराची और लाहौर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक पावर हाउसेस ने विटनेस किया वाइड स्प्रेड मार्केट शटडाउन्स। इसके बिहाइंड रीजन क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलैश अगेंस्ट द न्यू टैक्स मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट 2025, जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स कह रहे हैं एंटी बिजनेस है और बहुत हार्श है। सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल चेंजेस आए हैं FBR के एक्सपेंडेड पावर्स में। सेक्शन 37A और B अब अलाउ करते हैं FBR के ऑफिसर्स को टू अरेस्ट एंड डिटेन इंडिविजुअल्स विदाउट एनी प्रायर इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस। एक ऐसा मूव जो ट्रेडर्स फेयर करते हैं कि ये मिसयूज हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 21S जो इम्पोज करता है हैवी पेनल्टीज ऑन कैश ट्रांजैक्शंस अबव 2 लाख रुपए। इसका मतलब है कि इनफॉर्मल या अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस को जो कैश पे ऑपरेट करते हैं उनके लिए ये डैमेजिंग हो सकता है। एंड टू ऐड टू दैट, मैंडेटरी डिजिटल इनवॉइसिंग अंडर SRO 709 और ई-बिलिटी अंडर सेक्शन 40C और कंप्लायंस बर्डन अब ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गया है, स्पेशली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। इन रिस्पॉन्स FPCCI प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख लेड अ बिजनेस डेलीगेशन टू मीट COA एज फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आर्मी चीफ ने तुरंत नोटिस लिया एंड इंस्ट्रक्शंस दी कि सेक्शन 37A और B को टेम्परेली अबेंस में डाल दिया जाए। साथ ही FBR को बोला गया कि वो बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ सोल्यूशन ओरिएंटेड डायलॉग शुरू करें। ये मूव दिखाता है कि GHQ और SIFC अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में एक्टिव रोल ले रहे हैं। GHQ ने यह भी रीअफर्म किया कि बिजनेस कॉन्फिडेंस वाइटल है नेशनल ग्रोथ के लिए और इन्वेस्टर्स विल कंटिन्यू टू गेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। बिजनेस कम्युनिटी ने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे भी कंसर्न उठाया कि ये इंटरेस्ट रेट्स अलाइन करने चाहिए विद इन्फ्लेशन टू प्रमोट बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट। टेक्सटाइल सेक्टर भी अनरेस्ट में है ड्यू टू डिले इन एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम अमेंडमेंट्स, स्पेशली जो 18% सेल्स टैक्स है कॉटन और यार्न के इंपोर्ट्स पे, जो कॉस्ट बढ़ा रहा है और एक्सपोर्ट्स को हिट कर रहा है। अगर ये रिफॉर्म्स इसी तरह इम्प्लीमेंट हुए विदाउट एडजस्टमेंट्स तो बिजनेस सेंटिमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों फ्रीज हो सकते हैं। लेकिन आर्मी इंटरवेंशन और डायलॉग एफर्ट्स ने अब होप दिया है फॉर अ मोर बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है कि मॉनेटरी पॉलिसी से जो रिलेटेड है, स्टेट बैंक पाकिस्तान ने ट्यूसडे को पूरा एडवांस कैलेंडर रिलीज कर दिया है फिस्कल ईयर 25 से 26 का। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स का जो है, साथ ही अनाउंस हुआ है कि स्टेट बैंक पाकिस्तान बाय एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करेगा 1 इन जुलाई 1 इन जनवरी, बस 2 हफ्ते आफ्टर एवरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग।
ये स्टेप हिस्सा है ऑफ स्टेट बैंक पाकिस्तान का विजन 2028 जो स्ट्रेटेजिक प्लान है जिसका एम है कि पॉलिसी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करें और स्मूथ ट्रांजिशन टूवर्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क हो। अब ये समझें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती क्या है। MPC for short, so I don't have to keep saying, is the fully empowered body under Section 9E of State Bank Act 1956 जो कि decisions लेता है जैसे कि interest rate का level, money supply, monetary policy और monetary targets. MPC improve करता है monetary policy statement and इस process से State Bank control करता है demand side inflation, borrowing cost and overall economic flow. Advanced Monetary Policy Committee calendar का benefit ये है कि markets और investors को बेहतर visibility मिलेगी कि कब policy review होगी, मतलब less uncertainty. पॉलिसी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव होगी, स्टेट बैंक पाकिस्तान अब ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लग रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी ये पॉजिटिव है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी हेल्प करती है इन्फ्लोज को। ग्लोबली सेंट्रल बैंक जैसे कि FED एंड ECB फॉलो करते हैं सिमिलर कैलेंडर्स और पब्लिश करते हैं पॉलिसी रिपोर्ट्स। पाकिस्तान भी अब वही पाथ फॉलो कर रहा है। IMF और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ये कह रही हैं कि स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशंस हेल्प करती हैं इन्फ्लेशन को एंकर करना और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को एंकर करना और अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को लोअर करना ईजी हो जाता है। ये मूव सिर्फ स्टेट बैंक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को स्ट्रेंथन नहीं करता, इट ऑल्सो सपोर्ट्स लॉन्ग टर्म मार्केट कॉन्फिडेंस। अब अगर प्रोग्रेस की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI फॉर शॉर्ट का रोल बहुत की है। पाकिस्तान ने रिसीव किया $2.4 बिलियन इन FDI इन फिस्कल ईयर 25 जो 4.67% इंक्रीज है पिछले साल के 2.3 बिलियन से। ऑन पेपर ये ग्रोथ लग रही है लेकिन एक्चुअली एक बहुत मॉडेस्ट इम्प्रूवमेंट है, फुल रिकवरी से बहुत दूर है। जब जो थोड़ी ग्रोथ हुई है वो सिर्फ कुछ सिलेक्ट सेक्टर्स और लिमिटेड कंट्रीज की वजह से हुई है, ओवरऑल पिक्चर अभी भी मिक्स्ड है। So I wanted to talk to you guys. This whole week the theme has kind of been scams and I think we want to continue that as a show क्योंकि हमारा point is to not only कि हम आपको inform करें चीज़ों के बारे में लेकिन we also especially want to make sure कि आप लोग safe रहें from ये जो बहुत predatory schemes आ जाती हैं और ये predatory influencers जो होती हैं जो genuinely लेकिन उनका model ये होता है कि आपका पैसा लेके भाग जाते हैं, right? That's how they make money, that's how they afford all of their expensive stuff जो भी ये rent कर रहे होते हैं exit के लिए, राइट? तो ये आप लोगों के पैसे चोरी करके ले जा रहे होते हैं। दिस अ न्यू स्कैम कंपनी जो आ गई है एक्सचेंज, इट इज़ कॉल्ड ओलंप ट्रेड। करंटली हमारी अथॉरिटीज़ कुछ नहीं कर रही हैं इस बारे में लेकिन आई एम श्योर वो बहुत प्रूडेंट हैं, बहुत डिलिजेंट हैं एंड आई एम श्योर दे विल बी लुकिंग इनटू बैनिंग ऑल ऑफ दीज कंपनीज। कोटेक्स, बाइनमो, ओलंप ट्रेड ये सब स्कैम कंपनीज हैं एंड आई एम श्योर आवर अथॉरिटीज़ विल बी लुकिंग इनटू दिस ताकि वो भी ऑब्वियसली बिकॉज इट्स देयर जॉब टू प्रोटेक्ट यू गाइज, राइट? मेरा जॉब है इन्फॉर्म करना, इन चीज़ों के बारे में रेज करना अवेयरनेस, लेकिन आई एम जस्ट अ सिविलियन तो मेरे पास कोई पावर नहीं होती टू एक्चुअली गेट एनीथिंग डन। ऑल आई कैन डू इज़ डू माई पार्ट टू मेक श्योर कि जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोग बचे रहें इन चीज़ों से। द रीज़न वाई आई कीप टेलिंग यू गाइज कि आप लोग स्पेशली रेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ आया करें एंड यू गाइज शुड especially invest in regulated markets is because for example मैं actually ये चीज़ सोच रही थी कि for example आपने 2015 में बिटकॉइन ले भी लिया होता, राइट? जब वो बहुत सस्ता था। अगर आपने ऐसी एक्सचेंज पे लिया होता जो डिफ़ॉल्टिंग एक्सचेंज है या 2 नंबर एक्सचेंज है, राइट? आई कांट रियली से डिफ़ॉल्ट, कुछ डिफ़ॉल्ट तो तब होता है जब आप रजिस्टर्ड होते हैं। तो क्या होगा कि चलें ऑन पेपर तो आपका बिटकॉइन, आपका प्रॉफिट बहुत स्काई रॉकेट हो गया लेकिन एक्चुअली वो पैसे आपको मिलना बहुत मुश्किल होंगे, ये लोग अकाउंट्स बंद कर देते हैं, राइट? एंड ऊपर से कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान आपको पैसे विड्रॉ करना इतना मुश्किल होता है कि यूजुअली कंपनीज़ की, इवन जो रेगुलेटेड कंपनीज़ है जो जिनके इंटरनेशनल लाइसेंसेज हैं, पाकिस्तान तो खैर नहीं रेगुलेटेड होते लेकिन जिनके बाहर के लाइसेंसेज हैं वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर सकते हैं बिकॉज दर इशूज़ विद द, आप लोग P2P यूज़ करते हैं, शायद आप लोग थर्ड पार्टी ब्रोकर्स यूज़ करते हैं, टू थर्ड पार्टीज़ यूज़ करते हैं टू विड्रॉ योर मनी, तो वो चीज़ें एक्चुअली इनकी उन एक्सचेंजेस के कंप्लायंस के खिलाफ होती हैं, सो देन दे हैव टू टर्मिनेट योर अकाउंट। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। हमारे पास लोकली ऑप्शंस हैं कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएं और आप खुद अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ट्रेडिंग करें थ्रू दैट, या अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ आते हैं लाइक मी देन यू कैन इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली थ्रू ब्रोकरेज अकाउंट, या फिर आप SECP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स जो भी हैं, एवरी बैंक हैज़ देयर सब्सिडियरी, राइट? बैंक अल्फला के पास
पास है अल्फला इन्वेस्टमेंट्स वेयर आई वर्क, HBL के पास HBL एसेट मैनेजमेंट है, इसी तरह देयर इज MCB के पास MCB एसेट मैनेजमेंट है. देयर इज ऑल ऑफ दीज डिफरेंट कंपनीज. हर बैंक के पास अपनी सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जहाँ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, जहाँ अलग अलग किस्म के होते हैं, ऑल द वे फ्रॉम लो रिस्क जो आपकी मनी मार्केट में इन्वेस्ट करती है, बैंडिंग ऑल द वे टिल हाई रिस्क विच इज इक्विटी विच इज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, राइट. एंड देन यू हैव अ थर्ड ऑप्शन. अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हैं, कमोडिटीज ट्रेड करना चाहते हैं, तो एक PMEX, एक SECP रजिस्टर्ड कमोडिटी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट बनाएं, विच वुड बी विद PMEX, दैट वुड come under PMEX, which is Pakistan Mercantile Exchange. और वहाँ आप कमोडिटी ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर और क्रूड ऑयल, इन सब की वो कर सकते हैं, राइट. सो लुक इनटू दीज रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स. मुझे पता है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वी स्टिल वर्किंग ऑन इट, पीपल लाइक मी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो इस इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं. हमारी पूरी कोशिश है कि रेगुलेटेड मार्केट्स की इतनी मार्केटिंग की जाए जिस तरह ये 2 नंबर ब्रोकरेजेस जो इंटरनेशनल वाली होती हैं इनकी होती हैं, जिन कोई लाइसेंसेस नहीं होते. लेकिन ऑब्वियसली इट्स लिटिल स्टैग्नेंट कि हम बहुत पुराने ज़माने के लोग बैठे हुए हैं जो डोंट बिलीव इन जेन ज़ी मार्केटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी मार्केट सफ़र करते हैं. सो लुक एट दोज एवेन्यूज़, दे रजिस्टर्ड, दे सेफ, एंड आपको आपके पैसे कहीं जा नहीं सकते बिकॉज आपका ट्रस्टी जो होता है वो CDC, राइट. तो आपके पैसे भी दे डोंट कम फिजिकली टू anyone working in the capital markets, वो ट्रस्टी के पास होते हैं, and they don't default, right? So अभी यहाँ we'll take a very short break. After a break we'll as usual have someone with us to talk to you. हम कुछ सवाल जवाब करेंगे उनसे to better understand the economy कि अभी क्या हो रहा है business side पे, where's our economy headed, and what needs to be fixed urgently in Pakistan regarding उनकी जो expertise है. So grab your coffee, your chai, your breakfast, your pancakes, whatever you have, get comfortable. It's going to be a very interesting conversation. आप देख रहे हैं The Inside Scoop. I am Mashal Khan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पर जाने से पहले वी लेट यू नो कि एज़ यूजुअल हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट होंगे जो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद और कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें समझाएं रिगार्डिंग आवर इकोनॉमी, टैक्सेशन, ऑल ऑफ दीज ब्रैकेट्स दैट इम्पैक्ट इवेंचुअली जो हमारी अर्निंग्स, हमारी स्टॉक मार्केट, हमारे मुल्क को इम्पैक्ट करती हैं इकोनॉमिकली, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ गोइंग ऑन देयर साइड ऑफ थिंग्स. तो आज सिमिलरली हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मोहम्मद ज़ीशान जो एक एडवोकेट हैं ऑफ द हाई कोर्ट, and the reason he is here with us today is because he is an expert on taxation. Zishan Saab, thank you so much for being with us. Thank you very much for having me. तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, it barely inched up by 4.7%, right? It came to $2.46 billion fiscal year 2025 में. तो कितना हम how much broader and more stable can the tax regime improve foreign investor confidence across sectors, and tax का इतना pivotal role क्यों है in investor confidence? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आपने बहुत पहला ही सवाल जो है वो बड़ा you nipped in the bud वाली बात जो थी वो आपने कर दी. देखें, किसी भी मुल्क में अगर आप जाएं तो कोई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है. एक, वहाँ पे कंसिस्टेंट पॉलिसी होती है. 2, वहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है. 3, वहाँ का टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इतना कंड्यूसिव होता है कि जो दूसरे ममालिक में नहीं हो. तो ये 3 चीज़ें कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो या फॉर दैट मैटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, उसको इंस्टिगेट करने के लिए या उसको ट्रिगर करने के लिए बुनियादी तौर पे ये 3 चीजें होती हैं: कंसिस्टेंट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स मेजर्स. टैक्स कंड्यूसिव है या नहीं है. अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज रहे. इसके अलावा जो है कॉरपोरेट का टैक्स जो है वैसे तो 29% है हमारा, लेकिन उस पे 2015 से किसी न किसी फॉर्म में सुपर टैक्स लगा दिया गया. ये सुपर टैक्स 2015 में 1 साल के लिए आया था, फिर उसको 2 साल के लिए किया गया, और करते करते अब सुपर टैक्स जो है वो कंसिस्टेंट पार्ट ऑफ दी हमारा टैक्स मेजर है, और मैक्सिमम जो टैक्स रेट है सुपर टैक्स का वो 39%, ये 10% है. तो 29 + 10 39% आपका टैक्स रेट है कॉर्पोरेट का.
और अगर यही चीज आप एसएमई सेक्टर के लिए चले जाइए कि जो कि इंडिविजुअल्स और छोटे पार्टनरशिप कंसर्न्स होते हैं, तो उनका हाईएस्ट टैक्स रेट जो है वो 49.5% है, और अगर उसमें 10% सुपर टैक्स को जोड़ दिया जाए तो 59.5% होगा। मतलब ये हुआ कि एक मीडियम लेवल का अगर एसएमई का कोई एसएमई है, वो 100 रुपए कमाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उससे 60 रुपए तो सिर्फ 59.5 रुपीज वो तो इनकम टैक्स में ले लेगी। उसके बाद उसको वर्कर्स वेलफेयर फंड 2% देना होगा। फिर उसको अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो 5% जो है वो एक और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है। तो ये 60 + 7 आप कर ले तो 67% पे टैक्स रेट पहुंच जाता है। फिर उसको डोमेस्टिक टैक्सेस यानी ईओबीआई, सोशल सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो ये टैक्स रेट जो है तकरीबन कहीं 70% से तजावुज कर जाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ और उसमें से मैं 70 रुपए गवर्नमेंट को दे दूंगा, तो मैं तो हैंड टू माउथ ही रहूंगा हमेशा। तो ये टैक्स जो मेजर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मुल्क के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट को लाने में और उसकी इन्वेस्टमेंट को मुल्क से बाहर ले जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो टैक्स बेस है पाकिस्तान का, अभी हमने बड़ी खुशियां मनाई हैं, वो 72 लाख हो गया है। और बहुत खुश हुए जी हम कि 7.2 मिलियन टैक्स फाइलर्स है। क्वेश्चन ये है कि उसका ब्रेकअप नहीं गवर्नमेंट ने पब्लिश किया कि कितने उसमें से नेल फाइलर थे, कितने उसमें से सैलरी टैक्स पेयर्स थे, कितने उसमें से बिलो टैक्सेबल लोग थे। हम अगर ये चीजों को जब ब्रेकअप करेंगे तो हमारे इट विल बी एन आई ओपनर फॉर अस। क्योंकि मैं आपको बड़ा वसूख से कह सकता हूं कि इन 7.2 मिलियन लोगों में से अगर 80% पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन हुआ होगा, तो अब मुश्किल 5 से 10 हजार लोगों से हुआ होगा, यानी बड़ी कंपनी से। सो व्हाट आर वी सेलिब्रेटिंग? क्वेश्चन है, क्या ये 7.2 मिलियन से पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आ गई है? क्या डोमेस्टिकली नई कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रही हैं? क्या एग्जिस्टिंग कंपनीज पाकिस्तान में री इन्वेस्ट कर रही हैं? क्योंकि आपके मुल्क में सीवीटी भी लग गया हुआ है फॉरेन एसेट्स पे, 7E भी लग गया हुआ है प्रॉपर्टीज पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान में लोगों को बिलियनर्स बनना देना चाहती ही नहीं है। यानी क्रिएशन ऑफ वेल्थ इज नॉट द एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लोगों को यहाँ पे सक्सेस स्टोरीज बनाएं। क्योंकि वजह ये है कि इतने टैक्सेस के बाद कोई अमीर तो बन नहीं सकता, गरीब हो सकता है मजीद, क्योंकि अमीर नहीं हो रहे हम। हमारा जो फोकस होता है बजट का फोकस क्या होता है कि यार कुछ इन्फ्लेशन से पैसा मिल जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ हम ग्रोथ हमारी दिखा देंगे, तो ये ग्रोथ और इन्फ्लेशन मिलकर इतना पैसा आ जाएगा कि जो टैक्स रेवेन्यू पूरा हो जाएगा। हम अपने खर्चे कम करने की बात ही नहीं करते। तो हम कैसे को चला रहे हैं, ये बिग क्वेश्चन मार्क है। तो अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चेक करना है कि वो पाकिस्तान में आएगी या नहीं, तो आपको ये देखना है कि क्या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही। पैरामीटर यही है कि अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो रही है तो इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप आएगा। Definitely. Thank you so much, Ishan साहब, for giving us so much insight on that. I had a question. मैं आपको थोड़ा background दे देती हूँ इस बारे में. I've been doing a bit of research and मुझे actually someone very kind pointed me in the direction of this thing called binary trading scams, ठीक है? तो ये चीज़ तो हमें पता है कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस जितनी 2 नंबर वाली हैं वो सब पाकिस्तान में आती हैं, बिकॉज यहाँ आपकी बहुत अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है एंड ये लोग टारगेट करते हैं डेस्परेट लोगों को, राइट? तो पाकिस्तान में डेस्परेट लोगों की कोई कमी नहीं है एंड ना अनएजुकेटेड लोगों की कोई कमी है। तो ये बहुत प्रेडिटोरी एक्सचेंजेस होती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आपको इनवाइट करती हैं टू कम ट्रेड विद देम, ये दिखाती हैं कि आपको बहुत प्रॉफिट बनेगा। खैर इट्स अ होल स्कैम सेटअप, वो किसी और दिन। लेकिन माय क्वेश्चन इज़ कि इन द यूएस जब आपके जितनी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो दिखाते हैं कि हमारी ये गाड़ी, ये घर, ये वो, उनके घर पे आईआरएस पहुंच जाती है, राइट? कि चलो तुम्हारी ये चीज़ें तुम दिखा रहे हो सोशल मीडिया पे, दिखाओ टैक्स फाइल किया है इस चीज़ पे, ओनरशिप है तुम्हारी, प्रूव करो आई कहाँ से।
तो यहाँ इतने खुले में, इतने मतलब पाकिस्तान में रह के, राइट, दिस पीपल लिव इन पाकिस्तान इन लाइक रैंडम सिटीज़, राइट, एंड ये दिखा रहे होते हैं कि हमारा ये एसेट है, वो एसेट है, लेकिन यहाँ हमारी सैलरीड क्लास जो है, जो बेचारी 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए कमाती है, उससे कम कमाती है, उनको इतनी अकाउंटेबिलिटी दिखानी होती है, राइट। लेकिन ये लोग जो धड़ल्ले से आ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे और कह रहे होते हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, ना नैब इनके पीछे जाती है, ना FBR लगती है पीछे, ना FIA लगती है, ना FMU लगती है उनके पीछे। वाई इज दिस? हाउ कैन वी फिक्स इट? और किस तरह से इस चीज़ में अकाउंटेबिलिटी लाई जा सकती है? वन लाइनर, विल ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें दूसरी और कोई चीज नहीं है। देखिए मसला ये है, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से बात की कि ये स्कैम्स होते हैं। वो एक्चुअली हमारा मसला क्या है, पाकिस्तानी कौम का मसला ये है कि हमें ओवरनाइट अमीर होना है। हमको हर वो चीज इमीडिएटली चाहिए कि जो हमें इन्फ्लुएंसर्स दिखा रहे होते हैं। हमें गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, हम लालच में आ जाते हैं, हम उनके ट्रैप में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, उसके ट्रैप में आ जाते हैं। तो ये जो बाइनरी सिस्टम या बाइनरी स्कैम की जो आप बात कर रही हैं, उसकी वजूहत तो कुछ ही है। अब आ जाइए, बात करते हैं हम कि आपने जो दूसरी बात की कि जबरदस्त लाइफस्टाइल्स हैं और ब्रिलियंट किस्म की गाड़ियां भी नजर आ रही होती हैं, बड़ी बड़ी, और आप फर्नीचर देखें तो आपकी आंखें सिर्फ खुली रह जाती हैं और वो नजर आ रहा होता है। हमने आप इंटरव्यूज करती हैं लोगों के, आप लोगों को बुलाते हैं, आप ये देखें कि कभी कभी विद रिस्पेक्ट, अटमोस्ट रिस्पेक्ट, हम जब किसी बड़े आदमी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिनिस्टर का कभी आप इंटरव्यू करें, तो आप जब उनके घर में बैठते हैं तो आपको लगता है कि कोई नई दुनिया है, ये पाकिस्तान है ही नहीं। उनका एक कुर्सी जो फर्नीचर की होगी वो लाखों रुपए की होगी। तनख्वाह कितनी है मिनिस्टर साहब की? 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अभी कुछ बढ़ गई है। तो क्वेश्चन तो हमें वहां से शुरू करना है। देखिए इस चीज में टॉप डाउन इफेक्ट आएगा, इस चीज में बॉटम अप इफेक्ट कभी नहीं आएगा। सैलरी टैक्स पेयर का जिक्र आप कर रही हैं, सैलरी टैक्स पेयर पाकिस्तान का इस वक्त हाईएस्ट कंट्रीब्यूटरी है। 550 बिलियन रुपए उसने सैलरी टैक्स पेयर ने दे दिया, एक्सपोर्टर ने लेस देन 300 बिलियन दिए हैं। तो एक्सपोर्टर वर्सेस सैलरी टैक्स पेयर इज ह्यूज। देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसोएवर। बट सैलरी टैक्स पेयर को कोई एक डिडक्शन अलाउ नहीं है। पहले उसको होता था वो कोई इन्वेस्टमेंट करता था तो कोई टैक्स क्रेडिट मिल जाता था, अब तो उसे कुछ भी नहीं। इस साल कुछ थोड़ा सा उन्होंने दिया है कि अगर तुमने कोई हाउसिंग स्कीम में कुछ इन्वेस्ट किया, लो हाउसिंग स्कीम में, तो थोड़ा बहुत टैक्स क्रेडिट, बट आटे में नमक के बराबर है। क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे, अगेन हम बात फिर उस टैक्स मेजर्स पे आ जाएगी कि क्या टैक्स के रूल्स या लॉज इस वक्त सही हैं या नहीं। हमें अगर इस सारी चीज को कंट्रोल करना है तो ये विल ऑफ द गवर्नमेंट से होगा। वन, हम कई सालों से मैं सुन रहा हूँ कि इस्लामाबाद में कुछ 70,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लेट आउट हैं और जो टैक्स रोल पे नहीं है, और हम अब नोटिस देंगे और अब पकड़ लेंगे। मैंने तो आज तक किसी को नहीं पकड़ते हुए देखा। सर तो मुझे बताएं, एक चीज चलें, आई अंडरस्टैंड कि आपके गवर्नमेंट लेवल पे तो वो होना, एंड स्पेशली रियल एस्टेट क्योंकि माफिया बन चुका है, राइट। तो रियल एस्टेट तो इतनी डेंजरस जगह है कि वहाँ तो मतलब मुझे बाकायदा बोला गया है कि मार्शल डू नॉट टॉक अबाउट रियल एस्टेट स्कैम्स, तुम्हारी ज़िंदगी पे आ सकती है, राइट। खैर मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, मेरा खुदा खड़ा हुआ है, तो मैं तो स्कैम्स की बात करती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू फॉर कॉन्टेक्स्ट कि आई हैव बीन टोल्ड दीज थिंग्स, राइट। लेकिन आई एम सेइंग कि ये जो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लिटरली आपने मतलब आप ईंट उठाएं 12 निकलते हैं, राइट, इनको तो, इनके पीछे तो कोई नहीं है। देयर जस्ट पीपल हु ट्रस्ट के नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा यार, कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, तो इनके पीछे तो नैब और FBR ये लोग आ सकते हैं, राइट, FIA FMU। हमने इस दफा सुना था बजट से पहले कि ये जो भी वीडियो बनाते हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी इनकम को इस साल टैक्स किया जाएगा और किसी ना किसी तरीके से इनको जो है सिस्टम में लाने की कोशिश की जाएगी। मैं तो बड़ा इंतजार करता रहा कि ये बजट में ऐसा कोई प्रोविजन आ जाए, लेकिन पढ़ पढ़ के आंखें दुख गई, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। सर यू आर कंप्लीटली राइट। मैं आपको बताऊं, एक्चुअली इन लोगों की जितनी ये वीडियोस है ना, ट्रस्ट मी, अगर कोई भी लॉयर उठा के, आपने लॉ पढ़ा हुआ है, राइट, तो आप अगर उठा के इनकी वीडियोस देखेंगे, यू विल सी एडमिशन ऑफ गिल्ट। वो लिटरली कैपिटल फ्लाइट का सबूत दे रहे हैं, वो लिटरली मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत दे रहे हैं, बिकॉज दे आर प्रमोटिंग हुंडी हवाला। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि वो तो उनको, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, लैक ऑफ अवेयरनेस और लैक ऑफ
लॉ नॉलेज एंड वो अपनी वो मस्ती में बहुत कुछ बता जाते हैं Yes. कि उनको तो व्यूज चाहिए होते हैं Yes. और वो उसमें ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसको अगर थोड़ा सा हम करें देखें तो आपके पास पोटेंशियली बहुत ज्यादा एक स्कोप है कि जहां पे आप टैक्स बेस को भी बढ़ा सकते हैं, ना सिर्फ उनको एजुकेट भी कर सकते हैं, टैक्स एजुकेशन दे सकते हैं। हमारा इस वक्त जो मैं समझता हूँ रोल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का होना चाहिए कि टैक्स एजुकेशन को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए ताकि लोगों को डे वन से पता हो कि यार अगर हमने कमाना है तो हमने इस मुल्क में टैक्स भी देना है। लेकिन अब इसके साथ साथ हमें सवाल भी करना पड़ेगा फिर कि हम जो टैक्स देते हैं वो टैक्स खर्च कहाँ होता है और उसका रिटर्न हमें क्या मिलता है। अगर आप अपने सैलरी पे 35% या 39.5% टैक्स दे रही हैं तो आपको इन रिटर्न क्या सहूलत मिल रही है? क्या आपको पुलिस वाला रोक के चालान उसी तरह से करेगा जिस तरह से एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को करना चाहिए उसे? तो सही है, इक्वालिटी है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इक्वालिटी नहीं है तो देन वी नीड टू आस्क क्वेश्चन कि क्या ये हाई टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं वो लेजिट है या नहीं है, क्योंकि हम टैक्स भी दें और फिर हम पे ही इम्पोजिशंस हो। मुल्क में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वक्त सब लोग टैक्स दे रहे हैं। जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है वो किसी ना किसी फॉर्म में लूला लंगड़ा लेकिन टैक्स दे रहा है। इसी तरीके से हम जो भी खाने पीने की चीजें खरीदते हैं उस पर किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स बिल्ट हुआ होता है। तो ये कहना कि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते ये गलत है। उस टैक्स को स्ट्रीमलाइन करना जरूरी है और जब वंस ये स्ट्रीमलाइन होकर मुझे और आपको इसका किसी न किसी फॉर्म में बेनिफिट मिलना शुरू होगा तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि लोग वॉलंटरीली सिस्टम में आएंगे। मैंने एक टाइम फेज देखा था सन 2019 और 20 में कि मुझे लोग फोन करके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए होते थे लोग और हमें कहते थे कि जी हमें टैक्स फाइलर बनना है, हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। देयर वाज अ टाइम कि हमने वॉलंटरी कंप्लायंसेस देखी हैं। तो आप लॉ को आसान कीजिए, टैक्स रेट को कम कीजिए, वॉलंटरी कंप्लायंस बढ़ जाएगी। लॉ को आसान कीजिए, लॉ को टूल मत बनाइए लोगों को सजा देने का, लॉ को टूल बनाइए लोगों को फैसिलिटेट करने का। जब फैसिलिटेट करेंगे आप, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप खुद से टैक्स देंगे। अगर मैं डंडा लेके आपके पीछे पड़ जाऊंगा माशाल्लाह आपने टैक्स देना ही देना है, then you will try shy away from it as much as you can. But अगर मैं आपसे कहूँ कि मशल 10% टैक्स रेट है, आप 10% तो टैक्स दे ही सकती हैं। 100 रुपए कमा रही तो 10 रुपए तो आपको देना चाहिए। You will be happy to pay that amount of tax. Whereas against 39 rupees or 40 rupees against 100 रुपए gain. नहीं 100%. ये challenges है। Definitely. Well, Zishan sir, thank you so much for sharing so much insight with us. आप आया काला, you came on the show and आपने इतनी अच्छी तरह से चीज़ें सिखाई। मुझे भी हमेशा आप जैसे लोगों से बहुत सीखने को मिलता है। Before closing, so thank you so much for being with us today. We hope to have you again. Before closing, मैं आप लोगों को बस जल्दी से एक market update दे दूँ। तो इसमें अगर हम देखें तो I believe this is just 5 minutes ago or so हमारी market जब से ever since our क्या कहते हैं, सॉरी मेरी IFB में बात कर रहे हैं और इमेजिन मैं लाइव शो में हूँ। तो द मार्केट इज़ करंटली 400 पॉइंट्स प्लस एंड एज वी कैन सी कि हमारी मार्केट के जो कूल ऑफ पीरियड्स आ रहे हैं, येस्टरडे वाज ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स नेगेटिव। तो वो कूल ऑफ पीरियड्स एक तो शॉर्ट होते जा रहे हैं और वो जो करेक्शन भी मैं नहीं कह सकती है वो छोटी होती जा रही हैं। हम 70,000 इंडेक्स पॉइंट्स एक्सपेक्ट करते आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं अभी करेक्शन आई। अदर देन क्रॉस बॉर्डर टेंशन जो हमारी हुई थी जिसकी वजह से आवर मार्केट केम डाउन आई थिंक सम 11, 12, 13,000 पॉइंट्स और फिर उसके बाद से कोई 103,000 से लेके 140,000 तो 37,000 पॉइंट्स की रैली कर ली, राइट। तो वी कैन सी फ्रॉम दिस दैट ओवरऑल ऑन अ लॉन्ग टाइम फ्रेम अगर हम वीकली मंथली चार्ट को देखें तो आवर मार्केट इज़ वेरी बुलिश। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वी आर जस्ट इन अ बिट ऑफ अ कंसोलिडेशन फेज क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अभी ये क्या कहते हैं वी हैव रिजल्ट सीजन राइट नाउ, राइट। सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज आहिस्ता अपनी रिजल्ट्स पोस्ट करती जा रही हैं। yesterday there was a few companies that posted उनके upper caps भी हो गए because उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे। that's kind of how the market works, जिस तरह मैंने आप लोगों को price to earnings ratios explain किए हैं। but yeah, market's looking good. You guys know me, I'm always bullish on the equities and I hope you have a great weekend. Take the time out to research. That's what I do. मैं थोड़ा सा किताबी कीड़ा टाइप इंसान हूँ ना, मुझे सोशलाइज करना पसंद है तो मैं बैठ पढ़ रही होती
cooking, when I go to the gym, when I get a mani-pedi. So chill out on your weekend. Make sure to study, catch up on your reading. मैं अपने Instagram पे अच्छी किताबें post करती रहती हूँ regarding finance. Take the time out, develop करें अपना interest overnight. कुछ भी नहीं बनता. Wealth is accumulated over time. You have to वक्त वैसे भी गुजरना है. You might as well be rich at the end of it. So I shall see you guys on Monday now. Till then, take care. Khuda Hafiz. Have a great weekend.